नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 8 मार्च 2023 है और हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जी, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत शुभकामनाएं। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे जो वरिष्ठ महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से, क्योंकि महिलाओं के बिना तो हमारा जीवन ही हम सोच नहीं सकते हैं। बट मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स की तरफ से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि महिलाओं को इस तरह से 1900 के दशक में जो रोड पे आना पड़ा और उनको ये कहना पड़ा कि भाई हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमारे हक चाहिए, हमें समान अवसर चाहिए, हमें समानता चाहिए समाज में। तो 1900 के दशक की ये जो कहानी रही है महिलाओं के अधिकारों को लेके, उस पर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से उत्पत्ति हुई है महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। सबसे पहले उद्योग में जो महिला काम करने वाली थी, इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज़ में जो महिलाएं काम करती थी, उन्होंने आवाज़ उठाई थी काम के घंटे कम करने के लिए। वर्किंग आवर्स। जी, जी। उसके लिए आवाज़ उठाई थी और तभी से ये चला आ रहा है महिला दिवस मनाने का। 1909-10 के जी, आसपास। जी। 1909 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था और 1977 में 1977 में इसको आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई थी। यूनाइटेड नेशंस द्वारा ऑफिशियली 1997 में जो है, जी, सॉरी 1977 में जो है इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था कि इंटरनेशनल लेवल पर हम महिलाओं के जो योगदान हैं उनको हम मनाएंगे। जी। आगे मैडम जी। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते क्यों हैं, जी। तो मेरा मानना है कि कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार, कोई भी दिन हम तब मनाते हैं जब हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं या उसकी एक जीत का त्योहार मनाते हैं। जैसे कि दिवाली हम बुराई पर अच्छाई की जीत पर मनाते हैं। होली हम बुराई पर अच्छाई को दर्शाता है। तो इसी तरह महिला दिवस हम मनाते हैं क्योंकि महिलाओं के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उपलब्धियां जो प्राप्त की हैं, वो आज हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। उसको संज्ञान में लाने के लिए, उनकी उपलब्धियों को प्रेरित करने के लिए, महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, उनकी उपलब्धियों को पूरे भारत देश में बताने के लिए और उनको महत्व देने के लिए हम ये महिला दिवस मनाते हैं। तो ये तो मुझे लगता है एक एग्ज़ाम में लिखने के लिए हो गया कि संज्ञान में लाते हैं और ये सब करते हैं। पर मैं मतलब सोचता हूँ, कई बार हमारे स्टूडेंट्स नोट्स भी बनाते हैं तो आपके वीडियोस में कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आता है, तो ये बहुत अच्छा है। कुल मिला के ये कहें कि एक दिन महिलाओं के लिए पूरा समर्पित होता है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया जाता है कि जो हमारी विमेंस हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रही? वैसे तो एक दिन नहीं, पूरे दिन होने चाहिए। होने चाहिए महिलाओं पे समर्पित। तो ये एक दिन का नहीं है, एक दिन का इसलिए क्योंकि हम उनको बहुत जो उनके उपलब्धियां हैं उनको हम याद करें, उनको एक पर्व के रूप में मनाएं। और इम्पोर्टेंस तो हमें पूरे साल के 365 दिन उनको देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। और मेरा ये मानना है कि हमें छोटी छोटी जो प्रैक्टिकल लाइफ की, जो हमारी डेली लाइफ की आवश्यकताएं हैं या साथ जहाँ हमें महिलाओं का चाहिए होता है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, तो वहाँ महिलाओं की जो हमारे पुरुषों के विशेषकर जीवन में जो योगदान है उसको हमें याद रखना चाहिए। और इसीलिए हम मदर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, हम फादर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। महिला और पुरुष, women and men, both are very important for existence of our life. कहा भी जाता है कि अगर एक पुरुष पढ़े तो वो सिर्फ पुरुष ही शिक्षित होता है, जी। लेकिन अगर एक महिला शिक्षित हो तो वो अपनी पूरी पीढ़ी को शिक्षित करता है। जी। जो सुप्रसिद्ध सामाजिक दार्शनिक चाणक्य जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक महिला समाज की वास्तुकार होती है। मतलब चाणक्य जी कहते हैं ऐसे अपने, मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाया। खैर, जी। कहने का जो आपका मतलब है वो यही है कि हमारे जो
चाणक्य अर्थशास्त्री, फिलोसोफर, पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि स्त्रियों के बारे में, और जैसे आपने बताया, तो आगे बढ़ते हैं जी। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि महिलाएं हमेशा पुरुषों का साथ देती हैं, और पुरुषों की भी ये जिम्मेदारी है कि उनको पहचान कर उनका हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब अब ये ज़माना जब बदल रहा है, मतलब इंटरनेट ये जो आ गया है, जियो का आ गया, एयरटेल या बाकी कंपनीज, इंटरनेट जो 4G टेक्नोलॉजी आ गई है, तो तकनीक के, टेक्नोलॉजी के आने से, यूट्यूब के आने से, फेसबुक के आने से, इंस्टाग्राम के आने से, मुझे लगता है कि लोगों में अब जागरूकता बढ़ी है। लोगों में अब ये हो गई कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, उसको जो हम अपने लिए नहीं कर पाए, हमें जो नहीं मिल सका, हम उन चीज़ों को अपने बच्चों को ज़रूर देंगे। तो शिक्षा का जो स्तर आप बात कर रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी माताओं, हमारी बहनों के लिए, हमारे जो घर में रहने वाली लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, और वो धीरे धीरे समाज में जो परिवर्तन आता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, वो तो रहेगा ही। आगे आप क्या बिल्कुल। कहेंगी जी? बिल्कुल सर, सरकार बहुत प्रयास कर रही है महिला सशक्तिकरण के ऊपर, महिलाओं के प्रति कोई भेदभाव ना हो, इसलिए हमारा जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जी गोल्स, जी, सतत सस्टेनेबल विकास डेवलपमेंट, लक्ष्य जी। सतत विकास लक्ष्य जो है 5वां, जी उसमें बोला गया है लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। जी तो हमारे सरकार बिल्कुल प्रयासरत है, लेकिन उनको प्राप्त करने में बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे समक्ष। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री सिल्विया हैं, उन्होंने भी कहा है कि पितृसत्ता सामाजिक संरचना की ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुष महिला पर अपना प्रभुत्व जमाता है। मतलब सीधा सा ये है कि जब तक पितृसत्तात्मक खत्म नहीं होगा, तब तक शायद ये जो लैंगिक समानता है उसको प्राप्त करने में हमारे समक्ष चुनौती आ सकती है। तो जो ये असमानता है वो पितृसत्तात्मक की वजह से ही हमारे समाज में फैली हुई है। जी, अब देखिए मैडम ने जो कहा है उसमें 3-4 पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहले आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 5वां लक्ष्य, जो लैंगिक समानता के बारे में पूरे देश का, पूरे विश्व का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो ये लक्ष्य है वो आप देखेंगे कि आपके UGC नेट के सिलेबस में भी है, UPSC के एग्ज़ाम में भी आता है, PSC PCS के एग्ज़ाम में भी आता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा चीज़, अगर आप SDG गोल्स के बारे में पढ़ें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यों के बारे में, तो 17 गोल्स हैं, एक से लेके। पहला है भुखमरी हटाना, इस तरह से दूसरा है गरीबी हटाना, हेल्थ, एजुकेशन, और इस तरह से ये जो है 5वां गोल है। तो ये जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें PhD का, रिसर्च का टॉपिक नहीं मिल रहा है, हम कौन सा टॉपिक लें? तो इन 17 गोल्स में से आप कोई भी, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, आप उसमें टॉपिक अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आपके राज्य में भी सतत विकास लक्ष्यों को लेके बहुत सारी जागरूकता का काम किया जा रहा है, और लोग उसमें पंचायतों में भी उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान है, GPDP जिसे हम कहते हैं, उसमें किस तरह से इन लक्ष्यों को जोड़ करके ये लक्ष्य कहीं ना कहीं ये बताते हैं, जैसे हम लक्ष्य 5 की बात करें कि महिलाओं में जो लैंगिक असमानता है या लैंगिक समानता की ओर हमें जाना है, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैडम आपने बहुत अच्छा इसको लिया है, और वो यही है कि जो पैट्रियार्कियल यानी पितरात्मक व्यवस्था है हमारे समाज में, भारत में, वो क्या है। जो हमारे व्यूवर्स ये समझना चाहते हैं कि पैट्रियार्कियल या पितरात्मक
व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था क्या है, तो उसमें ये है कि जो पिता के बाद उसका जो पुत्र होगा वो उसकी प्रॉपर्टी का हकदार होगा। लड़का अगर होता है मुझे या हमें हमारे घर में, तो वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। लड़का अगर होगा तो समाज में वो चाहे काम करे काम ना करे, अच्छा हो बुरा हो, वो मेरा लड़का है, इसलिए उसकी सारी गलतियां माफ़ है। तो लड़के के लिए जो एक लोगों में एक है कि हमको लड़का चाहिए, हमें लड़का पसंद है क्योंकि हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, जबकि लड़की होती है तो वो किसी और के घर चली जाएगी और उसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो आप खुद सोच के देखिए ना, आप आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं, बच्चे तो आपके दोनों हैं, एक महिला है, एक लड़की है और एक लड़का है, सिर्फ जेंडर का डिफरेंस है। अब भगवान की ये तो आप जिस भी ऊपर वाले को मानते हैं उसकी ये तो बायोलॉजिकल एक स्ट्रक्चर है, एक ये तो एक बायोलॉजिकल ये है, जैविक एक बनावट है शरीर की, बाकी आत्मा तो वही है। शरीर सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। और दोनों आप देखेंगे कि संसार की उत्पत्ति में अगर आप लड़का ही ले लेते हैं तो वो आपके वंश को अकेले आगे नहीं बढ़ा सकता, उसके लिए लड़कियां चाहिए जो आप के आगे वंश को बढ़ाएंगी। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप सोचिए कि अगर आप किसी लड़की को, जैसे मैडम आपने ही अभी कहा कि एक लड़की अगर हमारे घर में रहती है तो हमारे घर का वातावरण जो है, माहौल जो है, वो कितना अलग होता है वर्सेस आप ऐसे घरों परिवारों में जाइए जहाँ सिर्फ लड़के हैं, आप देखेंगे बहुत अंतर है। घर में रहने, उठने, बैठने, सोचने, समझने, काम करने, हर चीज़ में अंतर है। तो सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है, पैदा हुई है, उसे समान अवसर नहीं देना। समान अवसर का क्या मतलब होता है कि भाई वो बच्ची है तो उसको भी वैसे ही कपड़े दिलाइए, आप उसकी जो इच्छाएं हैं उनको भी आप पूरी करिए। तो मैडम मुझे लग रहा है कि मैं ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आप बताइए थोड़ा अवसरों के बारे में, लड़कियों के जो आपने देखा है, समाज में समझा है कि किस तरह के अवसर से लोग लड़की और लड़के में भेदभाव करते हैं। भेदभाव अब वैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो काफ़ी कम हुआ है, जी लेकिन आज हम बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण पर। तो महिलाएं सशक्त हुई हैं, लेकिन अगर हम सच में जानें कि सशक्तिकरण क्या होता है, तो जब महिलाएं निर्णय लेने में सक्षम हो, मतलब वो निर्णय ले सके। क्या आज हम अपने घर का निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आज भी महिलाएं बाहर जाके आर्थिक रूप से सशक्त हैं, मतलब आर्थिक रूप से वो काम काज कर रही हैं, घर में भी देख रही हैं, लेकिन निर्णय लेने में अभी भी कहीं ना कहीं वो पीछे हैं। वो ना तो अपने बारे में निर्णय अभी ले सकती हैं, ना ही अपने घर परिवार के बारे में, जैसे बच्चों को स्कूल कहाँ भेजना है, घर में कौन सी चीज़ होनी मुझे लगता चाहिए। है ना, सॉरी मैं रुक रहा था, तीन चार चीज़ें शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप अगर हम बढ़ें, तो जो हम बात कर रहे थे अवसर वाली, कि बच्चों को पालने से लेके, इनफैक्ट जब माँ गर्भवती होती है कोई, सिलेक्टिवली हम बहुत सिलेक्टिव उसमें चले जाते हैं कि हमको बेटा होगा कि बेटी होगी। सोनोग्राफी में हम हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं, एक लालयिकता रहती है, मन में इच्छा रहती है कि हमको पता चल जाए। भारत में तो रोक लगा के रखी है सरकार ने कि आप जो है भ्रूण के बारे में, जो माँ के कोख में, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, क्या वो लड़का है या लड़की, इसको पता लगाने के लिए। बट वहीं से हमारा एक बायसनेस जो आ जाती है, जो हम पैट्रियार्कल बात कर रहे हैं, सोसाइटी की पित्रात्मक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। फिर बच्चा जन्म लेता है, लड़का हुआ तो उसको आप देखिए कैसा ट्रीटमेंट देते हैं। हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ऐसे समाज की बात कर रहा हूँ जहाँ आज भी ये सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक समस्याएं हैं। हमारे भारत देश की ही हम बात कर रहे हैं। लोग लड़का चाहते हैं, बिल्कुल आज भी। चाहते हैं, और एजुकेटेड फैमिलीज में तो बिल्कुल चाहते हैं वो कि कौन हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, कौन हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। फिर शिक्षा के बारे में जैसे आप कह रही थी, तो आप बताइए, स्कूल की आप बात कर रही थी, आप बताइए, फिर हम बात करते हैं। जी स्कूल में भी हम देखते हैं कि लड़कियों का ड्रॉप आउट लेवल बहुत ज़्यादा है, उनका बाल विवाह कर दिया जाता है। फिर उस बाल विवाह के बाद बहुत सारे और भी इश्यूज आ जाती हैं, जैसे पोषण की कमी रहती है, जो छोटी बच्चियां वो खुद छोटी हैं,
फिर वो एक बच्चे को भी जन्म देती हैं, तो वो कुपोषण हो जाता है। ये एक तो मुझे लगता है कि ये आपका रिसेंट एक्सपीरियंस है जो आप कह रही हैं। जी, मैं अभी मतलब एक गांव में गई थी। तो और डिटेल बताइए ना थोड़ा सा, गांव कौन से, राज्य कौन से, जिले कौन से, गांव में गई थी, थोड़ा सा डिटेल बताइए तुम्हारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑल इंडिया से हमारे व्यूवर्स हैं तो उनको थोड़ा पता चले। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के जगदलपुर शहर के एक गांव कुड़कनार में अभी गई थी जी। कुछ दिन पहले। तो वहाँ एक 15 साल की बच्ची के गोद में एक बच्चा था। 15 साल की लड़की थी, उसके बच्चा था गोद में। गोद में, और वो खुद ही कुपोषित थी वो बच्ची, और उसका बच्चा कुपोषित था। तो ये जो प्रथाएं हैं उसको प्लीज़ बंद करिए, बाल विवाह को रोकिए, क्योंकि आप एक कुपोषित समाज को पैदा कर रहे हैं। मतलब अगर हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य हैं, आगे का भविष्य है। मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ एक इस पॉइंट जी पे आने चाह रहा था। 15 साल की लड़की अगर माँ बनती है जो खुद बच्ची है, तो कैसा होगा हमारा समाज। पर उससे जाने से पहले मैं इस चीज़ पे आना चाहता हूँ कि हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, जो हमारी शरीर की संरचना है, शरीर जो हमारा है, वो शरीर को परिपक्व होने में, जो कोशिकाओं को बनने में, जो हम भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने नियम बनाया है कि 18 साल और 21 साल में हम मैच्योर हो जाते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो 18 साल की एज कम से कम होती है कि हमारे शरीर में जो विकास होना, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप सोशल वर्क वाले पढ़ते हैं, तो हमारे बॉडी की ग्रोथ हो जाए। 18 साल के हो गए उसके बाद शादी करिए। उसी तरह से जो लड़कियां परिपक्व नहीं हुई हैं, जिनके बॉडी में ग्रोथ नहीं हुई है पूरी तरह से, आप उनकी शादी कर रहे हैं और उनसे जो संतान उत्पन्न हो रही है, पहली बात तो है कि उनके अंदर में खुद पोषक तत्वों की कमी है। अब जो बच्चा इस धरती पे आ रहा है बिना फैमिली प्लानिंग के, उसमें भी वो फिर पोषक तत्वों की कमी होगी, और फिर हम कहेंगे कि हमारे यहाँ कुपोषण है भारत में। तो ये तो जो आप बता रही हैं, ये तो सोचिए, सुनने की बात है कि 18 साल से पहले 15-16 साल में बच्चे हो रहे हैं। और एक समाज ऐसा है हमारा जहाँ 40 साल की एज हो जा रही है और वहाँ पे जो है लोग 35-40 साल में शादी कर रहे हैं, लेट मैरिजेस कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अलग कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। मतलब ये भारत में ही एक अलग भारत बसता चला जा रहा है, दिख रहा है कि जहाँ आज भी ये सामाजिक समस्याएं हैं। क्या कहेंगी आप मैम? तो आप आगे कह रही थी जी। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि महिलाओं पर एक तरफ वो आगे भी बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ उनके साथ शोषण भी हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि आज के समय में, हम गांव का छोड़ दें, कुछ लोगों का छोड़ दें, अगर ये कहूँ मैं कि लोग जो आज के समय में बेटी नहीं चाह रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं ये भी नहीं चाह इसलिए भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि महिलाओं पे, मेरी बेटी के साथ शोषण ना हो किसी भी तरीके का। मेरी बेटी अगर बेटी हुई तो उसके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज समाज में ये भी हो गया है, इसलिए भी वो लड़का चाहते हैं। तो महिलाओं के साथ आज भी बहुत शोषण हो रहा है। तो ये भी है। और दूसरा जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु निकाला था मैडम, कि डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की आज़ादी, फ्रीडम या छूट, स्वतंत्रता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और उसके पहले के जो भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुए हैं, या भारत में जो भी सर्वे देखें आप, उसमें महिलाओं का डिसीजन लेने का आप देखेंगे परसेंटेज, हालांकि पिछले 10-15 सालों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट क्या वो स्वतंत्र हैं कि वो कब एज में शादी करेंगी, किससे शादी करेंगी, विवाह होगा उनसे, फैमिली प्लानिंग में क्या वो डिसीजन ले सकती हैं कि उनको एक ही बच्चा चाहिए, 2 बच्चे, 3 बच्चे, जितने भी हैं वो चाहिए, क्या वो काम करने जा सकती हैं शादी के बाद में, क्या वो काम करने के बाद जो पैसे उनको मिलेंगे, सैलरी, जॉब, नौकरी, व्यवसाय में, उस पैसे का खर्च वो अपने हिसाब से अपने लिए कर सकती हैं। कभी बीमार हैं, काम करने का मन नहीं है, तो क्या वो निर्णय ले सकती हैं कि नहीं, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मुझे आराम करना है, मुझे सास का डर नहीं है, ससुर का डर नहीं है,
परिवार में समझने वाले हैं। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समाज की बात कर रहा हूँ कि हम विकसित तो होते जा रहे हैं, पर हमें महिलाओं की, लड़कियों की, बेटियों के प्रति हमें संवेदनशील होने की ज़रूरत है। हमें समझने की ज़रूरत है कि महिला सशक्तिकरण कहने से, शोध रिसर्च करने से, नई नई चीज़ें लाने से नहीं होगा जब तक हम अंदर से ये महसूस नहीं करेंगे कि महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को, बच्चियों को हमें ये स्वतंत्रता देनी पड़ेगी और उनको हमेशा संभालने की, उनको शेप देने की, उनको सही गलत का फैसला लेने में उनको बस हमें गाइडेंस देने की ज़रूरत है। फ्रीडम दे के देखिए, तभी एक्चुअल में वास्तविक महिला सशक्तिकरण होगा और हम महिलाओं के योगदान को और अच्छी तरह से समाज के विकास के लिए बढ़ा सकेंगे। जी बिल्कुल सही है सर कि आज भी महिलाओं को डिसीज़न लेने का अधिकार नहीं है और ना वो ले पाती हैं और ना ही महिलाएं खुद को सक्षम समझती हैं उस मामले में कि फैमिली प्लानिंग की बात हो या फिर मुझे नौकरी करना है। मान लीजिए किसी महिला को नौकरी करने का मन है, लेकिन अगर परिवार में मना कर दिया तो वो नहीं कर सकती। और जो लोग कर रहे हैं, वो जो पैसे कमा के लाते हैं, वो अपने अनुसार खर्च नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्या रीजन है? क्या कारण हो सकता है इसका? पुरुष प्रधान समाज। नहीं, पुरुष प्रधान तो एक हाइपोथेटिकल परीक्षा के लिखने के लिए वो ठीक है, बट नहीं सर, क्या आज मानसिकता हो सकती है? क्यों मना कर? कि हमको परिवार में रहना है, परिवार के साथ मिलके करना है, महिलाओं को बचपन से यही सिखाया जाता है। और ज़रूरत ये है कि हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी छोटे हैं, उनको ये सिखाया जाए, उनको लड़कियों के बराबर हैं, लड़कियां आपके बराबर हैं, कैसा बिहेव करना है आपको, ये आपको बचपन से ही लड़कों को सिखाना है। मैं यही मतलब मेरा यही सोचना है और मैं यही चाहूँगी। जो आज जितने भी हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगर्स बॉयज़ हैं, जो देख रहे हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आप महिलाओं को भी एक पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, एक इंसान समझें। उनके अंदर भी वही आत्मा है जो एक लड़के के अंदर है। तो उनको सबसे पहले तो उनको इंसान समझना चालू करिए, उनकी भावनाओं को समझना चालू करिए। तो अगर जितने लोग सुन रहे हैं इस बात को, जितने लोग देख रहे हैं, वही अगर इस बात को समझ जाए तो शायद मुझे लगता है कि समाज में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब आप ना NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा और न्यूज़पेपर में अलग अलग जो घटनाएं छपती रहती हैं महिलाओं, बच्चियों के प्रति, और भी जो सामाजिक समस्याएं हैं महिलाओं को विशेषकर शोषण को लेकर के, उन सब चीज़ों से मुझे लगता है बहुत प्रभावित होती हैं। और आज आपको इस समय महिलाओं के मुद्दे पे जब बात करते दिख के मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि ये कहना कि आप उनको इंसान समझें, ये अपने आप में, आप जो रिसर्च करती रहती हैं, आप इतना पढ़ती रहती हैं, शायद वही चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, मुझे लगता है। मैं चाहती हूँ आप अपने पड़ोस में जाके देखिए, आप अपने कहीं भी जाके देखिए, स्थिति वैसे ही मिलेगी, वैसी ही स्थिति है। और इसलिए ना मेरा थोड़ा आत्मीय लगाव है महिलाओं के साथ कि वो उनको क्यों नहीं आप इंसान समझते। तो यही मेरा सभी से कहना हमारे है, छोटे भाई बहन जो अभी छोटे हैं, जो अभी आगे अपना जीवन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है जी, कि वो आप ही जो आप हैं अब आगे वाले, वो आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जो बिहेवियर चेंज होता है ना, वो आप कर सकते हैं। आप अपने परिवार में परिवर्तन ला सकते हैं, है ना। आप अपने परिवार में भी जाके बात कर सकते हैं। अगर आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं, आप अपने घर में खुद अगर इन चीज़ों को देखते हैं, तो आप उसमें चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप उनको करिए। और मैं कुछ बोलना चाहूँगी कुछ पंक्तियों में। बिल्कुल अगर कहिए, आपका बिल्कुल तो महिला दिवस है, बिल्कुल आप मनाइए। ये मेरी कविता नहीं है, ये एक कर्णिका पाठक जी हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं, तो मैं उसको पढ़ना चाहूँगी। बिल्कुल, प्लीज मैडम। कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, बदला बस खुद को,
कि रिश्ता टूट ना जाए कहीं। आदतों को बदला, चाहतों को बदला, आदतों को बदला, चाहतों को बदला, भले मेरे अरमानों ने अपनी करवट को बदला। समंदर की एक बूंद बन जाऊं भले, समंदर की एक बूंद बन जाऊं भले, बस समंदर में मेरा अस्तित्व तो रहे। क्या बात है। धूल का एक कण भी, धूल का एक कण भी मैं ना बन सकी, धूल का एक कण भी मैं ना बन सकी, मेरे त्याग की ओझल हो गई छवि। क्या बात है, क्या ये बात है। जो पंक्तियां हैं, ये मैं कर्णिका पाठक जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। ये मतलब वास्तविक है। मतलब कर्णिका पाठक जी ने महिलाओं की जो भावनाएं हैं, महिलाओं के जो जीवन में होने वाली गतिविधियां हैं, जैसा वो फील करती हैं, उसको उन्होंने शब्दों में जो है उतार दिया है। और आपको बहुत बहुत नमन कर्णिका पाठक जी, आप जहाँ भी हैं, क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक कविता है आपकी। जी। मैडम आप कुछ कहेंगी प्लीज़। बस यही कहूँगी कि महिलाओं का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उनको शिक्षा दें। भले ही महिलाओं की शादी हो गई हो, या हम कई बार ये सुनते भी हैं कि महिलाओं के विवाह के बाद वो बड़ी बड़ी ऑफिसर्स बनी हैं, तो ये उनका परिवार का, उनके पुरुषों जो उनके पति हैं, हस्बैंड हैं, उनका साथ होता है। तो मैं यही कहूँगी उनकी तरह सारे समाज में सभी महिलाओं का साथ दें आगे बढ़ने के लिए जी। तो और इस तरह मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ।